नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। सामने दीवार पर लगे कैलेंडर पर मेरी दृष्टि बार बार अटक जाती थी। आज तो 10 तारीख ही हुई है। आदित्य को आने में अभी पूरे 5 दिन बाकी हैं। उसने कितने आग्रह से पत्र लिखा था। माँ, हम 15 तारीख को सुबह की ट्रेन से आपके पास आ रहे हैं। जब से उसका पत्र मिला था, मुझ में जैसे नई स्फूर्ति आ गई थी। मैंने उसके कमरे की एक एक चीज करीने से सजा दी थी। उसकी अलमारी, पलंग और मेज तक व्यवस्थित कर दी थी। आदित्य और अनन्या दोनों भाई बहन जब तक घर में रहते थे, घर में जैसे हर समय एक हलचल बनी रहती थी। आज दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, तो घर में एक अजीब सी वीरानगी छाई रहती थी। अनन्या तो शादी के बाद अपने ससुराल की ही हो गई थी, लेकिन आदित्य तो मेरा लाडला बेटा था। हमेशा से शांत स्वभाव के प्रोफेसर शर्मा कभी कभी धैर्य खोकर मुझसे कहते, तुम इन बच्चों को इतना प्यार दुलार करती हो कि तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता। मैं भी आखिर इंसान हूँ, जिसे कभी कभी तुम्हारी जरूरत होती है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती, लेकिन मन के भीतर कहीं एक टीस उठती थी। सच ही तो था, इन बच्चों के मोह और ममता ने ही मुझे बांध रखा था। मेरे भीतर वर्षों से प्यासा पड़ा मातृत्व शायद इन दोनों को वात्सल्य देखकर ही तृप्त होता था। लेकिन आज न जाने क्यों मन में एक हुक सी उठ रही थी। जब भी मैं अपने बीते दिनों को याद करती, आंखों के सामने पिता की विशाल कोठी और उनका अथाह प्यार घूम जाता। उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन मैं केवल 12 वर्ष की थी जब वह हादसा हुआ, जिसकी याद आज भी मेरे भीतर सिहरन पैदा कर देती है। एक रात पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वह अपने शयन कक्ष में सोए थे और फिर कभी नहीं उठे। घर में कोहराम मच गया। मैं तो जैसे विक्षिप्त सी हो गई थी। घर के इतने लोगों के बीच रहते हुए भी मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैंने लोगों से बोलना तक छोड़ दिया था। अपना ही घर मुझे भूतों का डेरा लगता था। उस घुटन भरे वातावरण में भी मेरे भीतर पड़ने की इच्छा जीवित थी। मेरा मन आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर था, लेकिन वह उड़ान उस पतंग की तरह थी जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरी इच्छा क्या है, इन बातों का किसी को कोई महत्व नहीं था। पढ़ना है तो घर वालों की मर्जी से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी उनकी मर्जी। मेरी पढ़ाई को भी जैसे कोई एहसान समझा जाता था। धीरे धीरे पढ़ने का उत्साह कम होता गया। मुझे तब कहाँ पता था कि भविष्य मुझे किस दिशा में ले जाने वाला है। जीवन के हर उस एहसास को जिसे मैं छूकर जीना चाहती थी, परिवार की अनगिनत मर्यादाओं की जंजीरों में बांध दिया गया था। मेरे सामने फैला जीवन सपाट, स्नेहहीन और बोझिल लगने लगा था। मैं जैसे मैं उसे जैसे तैसे जी रही थी। कभी कभी आधी आधी रात तक जागती रहती और मुझे लगता जैसे वर्षों से सोई मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे सांत्वना दे रही है। मेरे आसपास रिश्तों का एहसास तो था, लेकिन वह अपनापन नहीं था जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाती। दर्द का सैलाब मन में उठता और फिर दब जाता। मन में एक असुरक्षा का भय हमेशा बना रहता था। सोचती, काश मेरे सिर पर माँ का हाथ होता। काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके सामने मैं अपना मन खोलकर रख देती और अपनी सारी व्यथा कहकर अपने भीतर का बोझ हल्का कर पाती। अतीत और भविष्य के भ्रम में मैं अपने वर्तमान को छलती रही। मेरे परिवार वालों को मेरे वर्तमान की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो केवल अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा और अपनी संपन्नता की। मेरी इच्छाओं को समझे बिना जब भी वे किसी संपन्न और प्रतिष्ठित युवक से विवाह का प्रस्ताव मेरे सामने रखते, मैं हर बार उसे ठुकरा देती। धीरे धीरे घर वाले भी मुझसे परेशान हो गए। तब मैंने मन ही मन एक प्रण कर लिया था। मैं अपना जीवन उन बच्चों को समर्पित कर दूंगी जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिला। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं किसी मातृहीन बच्चे को प्यार देकर अपने बचपन की प्यास बुझाऊंगी। आज भी मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है। मेरी सहेली मीरा के भाई की शादी थी। वहीं मेरी पहली मुलाकात सौम्य और शांत स्वभाव के प्रोफेसर शर्मा से हुई थी। मीरा ने ही मुझे बताया था कि उनकी पत्नी का 3 महीने पहले निधन हो चुका है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। उनसे पहली मुलाकात में ही मेरे भीतर जैसे कोई सोया हुआ भाव जाग उठा। मुझे लगा जैसे मेरी वर्षों पुरानी प्यास को कोई निर्मल जल मिल गया हो। उनसे 2-3 मुलाकातों के बाद ही मेरी कुंठा और उदासी जाने कहाँ गायब हो गई। 5वीं मुलाकात के बाद मैंने उनसे विवाह करने का निर्णय ले लिया।
घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने आर्य समाज में प्रोफेसर शर्मा से विवाह कर लिया। वह विधुर थे और 2 बच्चों के पिता थे। विवाह के बाद जीवन की वह मधुर बेला भी मेरे जीवन में आई, जिसका इंतजार हर लड़की करती है। लेकिन मेरे भीतर उस समय नवविवाहिता वाली अनुराग और तृष्णा नहीं थी। अपने जीवन साथी से मैंने केवल एक अनुरोध किया था, मैं आपके दोनों बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, तथाकथित सौतेली माँ नहीं, इसलिए मुझसे अपने बच्चों की अपेक्षा मत रखिए। प्रोफेसर शर्मा ने मेरी बात को समझा। उन्होंने कभी मुझ पर अपनी इच्छा नहीं थोपी। उन्होंने बच्चों की माँ की भूमिका निभाने के मेरे निर्णय का सम्मान किया और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मैंने आदित्य और अनन्या को अपना सब कुछ मान लिया। उनके लिए रात दिन मेहनत की, उनकी पढ़ाई, उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें, उनकी खुशियाँ, सब कुछ मेरी ज़िंदगी का केंद्र बन गया। मैंने कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि उनकी जन्मदात्री माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने हिस्से की खुशियाँ छोड़कर उनके बचपन को सँवारा। कई बार तो बच्चों की खातिर मैंने पति और समाज तक की परवाह नहीं की। प्रोफेसर शर्मा जब कभी स्नेह से मेरी ओर देखते, तो मैं स्वयं भी विचलित हो जाती। लगता जैसे वे अपने ही घर में अकेले पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के प्रति मेरा कर्तव्य मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं देता था। 3 वर्ष पहले जब दोनों बच्चे एक यात्रा पर गए थे, तब पहली बार मुझे तीव्रता से महसूस हुआ था कि इन बच्चों के बिना मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है। किसी भी माँ के लिए वह क्षण सबसे सुखद होता है जब उसका बेटा विवाह करता है। जब मेरा आदित्य उस उम्र में पहुंचा, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके लिए गुड़िया सी सुंदर रिया को चुना और दोनों का विवाह कर दिया। आदित्य और रिया की जोड़ी बहुत सुंदर थी। मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसका बचपना अभी तक गया नहीं था। जब भी कहीं से आता, मामा कहकर मुझसे लिपट जाता। मैं मन ही मन सोचती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला। समय कितनी तेजी से गुजरता है, फिर भी कुछ रिश्ते मन को हमेशा वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वे वर्षों पहले थे। उस दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई इन्हीं यादों में खोई थी। सामने कैलेंडर पर नजर गई तो वही तारीख दिखाई दी, 10। आदित्य के आने में अभी 5 दिन बाकी थे। मैं उसके स्वागत की तैयारियों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक डाकिये की आवाज सुनाई दी। मेरे भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। मुझे लगा शायद आदित्य का कोई और पत्र होगा। मैं जल्दी से उठी। डाकिये ने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र आदित्य का ही था। मैंने मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू किया। माँ, इस बार हम घर नहीं आ सकेंगे। रिया घर नहीं आना चाहती। उसे न जाने क्यों आपसे भय लगता है। वह कहती है कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। मेरी आंखें अचानक पत्र के अक्षरों पर जम गईं। शब्द धुंधले होने लगे, हाथ कांपने लगे। सौतेली माँ, यही 2 शब्द मेरे कानों में हथेड़े की तरह बजने लगे। जिन सच्चाइयों को मैं 20 वर्षों से झुठलाती आई थी, वे आज मेरे सामने खड़ी थी। जिस मातृत्व के लिए मैंने अपना पूरा जीवन, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य और अपनी असंख्य इच्छाएं इन बच्चों को समर्पित कर दी थी, वही मातृत्व आज जैसे मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे प्रश्न कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे हृदय में एक चीख उठी, क्या सचमुच मैं आज भी केवल सौतेली माँ हूँ? मुझे 20 वर्ष पहले का नन्हा आदित्य याद आ गया। वह अपनी माँ को खोकर फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया था और कहा था, अब मैं हूं ना बेटा, कभी खुद को अकेला मत समझना। उस दिन मैंने उसके आंसू पोंछे थे। आज वही बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी के डर के कारण मुझसे दूर हो रहा था। नियति की यह कैसी क्रूर पुनरावृत्ति थी। उस दिन वह मातृहीन होकर रो रहा था और आज मैं संतान होते हुए भी संतानहीन होकर रो रही थी। मैंने अपने कमरे की दीवार पर टंगी आदित्य की बचपन की तस्वीर को देखा। उसकी मासूम मुस्कान जैसे मुझसे पूछ रही थी, माँ, क्या मैं सच में आपका बेटा नहीं था? मैं तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी पीछे से प्रोफेसर शर्मा की आवाज आई, सुमन। मैंने आंसू पोंछते हुए उनकी ओर देखा। उन्होंने पत्र मेरे हाथ से लिया और चुपचाप पढ़ लिया। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने माँ बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। अगर किसी ने तुम्हें सौतेली कहा भी तो तुम्हारी ममता छोटी नहीं हो जाती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। मैंने सिर उनके कंधे पर रख दिया। इतने बरसों बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को मैंने बच्चों की खातिर अपने जीवन से पीछे कर दिया था, वह आज भी मेरे साथ खड़ा था। मैंने आंखें बंद की और मन में कहा, शायद मैंने माँ बनने की कोशिश में यह भूल कर दी कि मैं भी एक स्त्री हूँ। मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, मेरा भी अपना जीवन है और मुझे भी प्रेम की जरूरत है। अगले दिन मैंने आदित्य को पत्र लिखा, बेटा,
तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने पहली बार मुझे माँ कहा था, उसी दिन मैंने तुम्हें अपने जन्मे बच्चे से भी अधिक अपना मान लिया था। अगर आज तुम्हें लगता है कि मैं केवल तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूँगी। शायद रिश्तों पर समय और परिस्थितियों की धूल जम जाती है। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे बचपन के आँसू मैंने अपने आँसू समझकर पोंछे थे और तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझकर जिया था। मैं तुम्हें कभी बददुआ नहीं दूँगी। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। पत्र लिखकर मैंने उसे मोड़कर लिफाफे में रखा। कैलेंडर पर नज़र गई। अब 15 तारीख आने में 4 दिन बाकी थे। लेकिन इस बार मैंने आदित्य के कमरे को सजाने के बजाय पहली बार अपने कमरे को व्यवस्थित करना शुरू किया। वर्षों से बंद पड़ी अपनी किताबें निकाली, खिड़की खोली, धूप कमरे में आई तो लगा जैसे मेरे जीवन में भी बरसों बाद कोई रोशनी दाखिल हुई हो। मैंने आईने में खुद को देखा। सामने एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जी लिया था। आज पहली बार उसने खुद से कहा, सुमन तुम केवल किसी की पत्नी, किसी की सौतेली माँ या किसी की परवरिश करने वाली स्त्री नहीं हो। तुम अपने आप में भी एक संपूर्ण इंसान हो। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। ममता का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि प्रेम करना है, बिना अपनी पहचान खोए। मैंने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखा। जीवन अभी खत्म नहीं हुआ था। शायद यह मेरे जीवन की एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, रिश्ते खून से बने हों या प्यार से, उनकी असली पहचान इस बात से होती है कि हमने उन्हें कितनी ईमानदारी से निभाया। किसी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने से पहले अपने अस्तित्व और अपनी खुशियों को भी महत्व देना सीखिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वह नहीं जिसमें इंसान खुद को मिटा दे, बल्कि वह है जिसमें दोनों एक दूसरे को सम्मान और अपनापन दें। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनों को गले लगाइए और अपनी दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।